हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे आपको लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। ओके, और न्यू स्टूडेंट के लिए बता देती हूँ, डेली रात को 10 बजे लाइव चैट होता है और स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। तो आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे आकर टेस्ट को लाइव अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसका नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? यानी कि इसको लैप्स नीति भी बोल देते हैं, डॉक्ट्राइन लैप्स नीति भी बोल देते हैं इसको। तो किस का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड बेनेडिक्ट, डी लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। चलिए टाइम अप। लॉर्ड डलहौजी। वैसे ये इजी भी था, आपको आता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे? बताइए। ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। शिवाजी ने तोपे और जो गोला बारूद वगैरह थे वो कहाँ से प्राप्त किए थे? पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अब बताइए सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो क्या है इनमें से? बताइए। इसमें राष्ट्रपति शामिल है, द्विसदनी स्वरूप है, संसद का ऊपरी सदन का विभाग नहीं है, संविधान मंडल है। बताइए जल्दी से। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट। टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, ये सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है, इनमें से लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। बताइए इसमें से लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक को? दीजिए आंसर जल्दी से। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी और इन्हीं को गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो भारत रत्न आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। इस पर जल्दी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी भारत रत्न से रिलेटेड, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो कराऊंगी। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए क्या होगा? चलिए टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? JRD टाटा। JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? एक तो ये पहली जलप्रपात इस टाइप की योजना थी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है किस नदी पर? और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है इनमें से बताइए। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। इसका आंसर क्या होगा? A, B, C या D? चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा इसको। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज्यादातर प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा सभी को। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? 1949 यानी कि 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्नलिखित में से बताइए कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम, ये जो खनिज है ना इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड एक तो आपको सारी खाने पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है। खैर इस पर स्पेशल क्विज स्टार्ट करते हैं जल्द ही। तो अभी फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत व्याकरण जो थी वो किसने लिखी थी? इनमें से बताइए। अमीर खुसरो, कालिदास, चरक या पाणिनि? जल्दी से आंसर दीजिए। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑथर भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बुक्स हैं जितनी भी पेपर में कभी ना कभी पूछी जाती हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अब आपको पता है बुक्स एंड ऑथर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो एक साल के अंदर जो बुक्स लिखी गई है ना इंडियन बुक्स, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एचएसएससी के लिए। एक जो हिस्टोरिकल बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक हरियाणा की जो बुक्स है वो तो इंपॉर्टेंट होती ही हैं। तो ये तीनों चारों तरह की बुक्स एंड ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीले व लाल धागों से निर्मित बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए डालती हूँ, जो हरियाणा के आभूषण हैं और ये खासकर ये जो पहनावा है ये स्टूडेंट्स को कम ही याद हो पाता है, तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन इस टाइप का डाल देती हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। तो नीले व लाल धागों से निर्मित बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? बताइए इनमें से। ऑप्शन ए खारा, बी दामन, सी लीमा, डी लह। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? खारा। नीले व लाल धागों से निर्मित बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? खारा कहलाता है। आप इसको इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए साइंस में एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, ठीक है। एक की पहचान लाल रंग से होती है अम्ल की, और एक की नीले रंग से होती है, ठीक है। और एक खट्टा होता है, एक कड़वा होता है। तो तीसरा मान लीजिए आप खारा। ओके, लाल और नीला मिलके क्या बन गया? खारा बन गया। आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। लवणीय क्या होता है? खारा ही होता है एक तरीके से। समुद्र भी खारा होता है ना, क्योंकि लवणीय होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बन गए? खारे बन गए, लवणीय बन गए। तो नीला और लाल मिलके अम्ल और क्षार हो गए, नीला और लाल तो मिलके क्या बन गया? खारा बन गया। तो नीले और लाल रंग का वस्त्र क्या कहलाया? खारा कहलाया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको पता है डेली इंग्लिश की 4 वोकैब कराती हूँ मैं आपको, जो आपका होमवर्क होता है और आपको अच्छे से लर्न करनी होती है, ठीक है। तो आप बताइए सिनोनिम ऑफ बेगॉयल। आप बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डिसेंट, बी रिफ्यूज, सी डिनाई, डी डिसीव। अब दीजिए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से 12th का, ए बी सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए बेगॉयल होता क्या है? धोखा देना, किसी के साथ समय बिताना या धोखा देना इसका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? डिसीव, क्योंकि डिसीव भी क्या होता है? धोखा देना, ठीक है। डिसीव का तो आई होप सबको पता ही होगा, धोखा देना होता है बेगॉयल, और आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। डिसेंट, डिसेंट होता है विचारों में अंतर, ठीक है। होता है ना किसी किसी के विचारों में अंतर, किसी को कोई चीज़ पसंद है घर में भी हो जाता है, तो मतलब वो डिसेंट है, डिसेंट। ओके, नेक्स्ट है रिफ्यूज। अब रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज होता है मना कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। किसी भी चीज़ को मना कर देना, जैसे आपसे किसी ने बुक मांगी, पैसे मांगे उधारे, तो आप रिफ्यूज कर दो, मना कर दो उस चीज़ को। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई होता है नकारना, जैसे कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया, आपने उसे सिरे से नकार दिया कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो डिनाई नहीं करना। डिसीव मैं आपको बता चुकी हूँ, धोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ कंटेम्प्चुअसली। आप बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए रिस्पेक्टफुली, बी एमिकेबली, सी रीजनेबल, डी इंडिसिसिवली। अब बताइए 13 का आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए ऑप्शन ए ठीक कैसे है? कंटेम्प्चुअसली, इसका आंसर क्या होता है? तिरस्कार पूर्वक, यानी कि बेइज्जती एक तरीके से, ठीक है। तो और रिस्पेक्टफुली क्या होता है? आदर पूर्वक, इज्जत से, तो इसका उल्टा हो गया रिस्पेक्टफुली, एंटोनिम हो गया इसका, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। एमिकेबली, एमिकेबली क्या होता है? मित्रतापूर्वक, एमिकेबल फ्रेंडली, ठीक है। और एमिकेबली मित्रतापूर्वक। आई होप एमिकेबल का पता भी होगा सबको, मैं पहले बता भी चुकी हूँ शायद। रीजनेबल, रीजनेबल क्या होता है? कारणवश, यानी कि किसी रीजन से, किसी कारण से, तो क्या हो गया इसका? रीजनेबली का कारणवश। नेक्स्ट है इनडिसिसिवली। अब ये क्या होता है? बिना दृढ़ता के, यानी कि एक तरीके से कमजोर पड़ जाना, ठीक है। इडियम, शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। अब ऑफ एंड ऑन का इडियम बताना है आपको, बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रिक्वेंटली, बी रेयरली, सी ओकेजनली, डी समटाइम्स। बताइए अब ऑफ एंड ऑन का इडियम क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा सी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए ऑफ एंड ऑन का क्या है इडियम? ओकेजनली।
ओकेजनली क्या होता है, अवसर आने पर। शी गोज टू, वह जाती है, टू हर, अपनी, मदर्स हाउस, माता के घर, ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली यानी कि किसी अवसर आने पर, ठीक है, किसी अवसर आने पर जाती है। तो ओकेजनली जाते हैं ना, कहीं कुछ अवसर हो, कोई मौका हो, कुछ भी ओकेजन हो तब जाते हैं। तो ऑफ एंड ऑन क्या हो गया, ओकेजनली। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली क्या होता है, कई बार, मतलब बार बार, फ्रिक्वेंटली बार बार जाती रहती है मतलब। नेक्स्ट है रेयरली, रेयरली होता है बहुत कम, कभी कभार या नाम मात्र। कहते हैं ना कि बहुत रेयर है कि ऐसा होगा, यानी कि बहुत ही मुश्किल चांस है। तो कभी कभार, नाम मात्र। ओकेजनली आपको मैं बता चुकी हूँ, अवसर आने पर। और समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पर्सन who goes on horse back। अब बताइए इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा। ऑप्शन ए एपिक्यूरियन, बी कॉनेसर, सी एक्वेस्ट्रियन, डी पेडेस्ट्रियन। बताइए अब इसका क्या होगा। 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ए बी सी या डी, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इक्वेस्ट्रियन। आप देखिए, ए पर्सन वो गोज ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े की पीठ पर जाता है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं, ठीक है। तो घुड़सवार बोल देते हैं एक तरीके से, ठीक है। जो घोड़े की पीठ पर बैठता है उसको क्या बोलते हैं, घुड़सवारी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग के 2-4 वर्ड है, ई क्यू यू ई, ये इस टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं ना, ज़्यादातर घोड़े से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। कई बार अस्तबल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घोड़े वगैरह कहाँ रहते हैं। तो घोड़े से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादातर ई क्यू यू ई इस टाइप के शब्द आएंगे, खासकर ई क्यू यू। चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन होता है भोजन का पारखी या चटोरा। कल मैंने आपको एक और बताया था, गोरमेट जो कि क्या होता है, चटोरा होता है। तो एपिक्यूरियन क्या हो गया, चटोरा हो गया। कॉनेसोर ये होता है जो कदरदान हो, पारखी हो, विशेषज्ञ हो किसी भी कला का, ठीक है। एक्वेस्ट्रियन मैं आपको बता चुकी हूँ, घुड़सवार होता है। और ये पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाला, या भोंदू जो होता है ना उसको भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पैदल चलने वाला या भोंदू, पेडेस्ट्रियन। आप ऐसे याद रख सकते हो, पैदल चलने वाला PED है ना, आ रहा है ना इसमें शुरू में, और पैदल में भी शुरू में ऐसे ही आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए। निम्न में कौन सा वाक्य है, कठोर बनो परंतु सहृदय भी रहो। अब बताइए कौन सा वाक्य है इसमें, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त वाक्य। अब मैंने आपको कल कराया था, मोहन गरीब है पर ईमानदार है, उसमें क्या आ रहा था, पर आ रहा था। और मैंने बताया था आपको संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और पर, परंतु जहां भी आ जाए वहां भी क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अब संयुक्त वाक्य की मैं आपको कितनी पहचान बता चुकी हूँ, जब से क्विज करा रही हूँ स्टार्टिंग से, कितने तरह के शब्दों की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। एक तो और, एक इसलिए, एक पर, एक परंतु, ठीक है। जिसमें भी ये शब्द आ जाए वहां पर हमेशा कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, और आ जाए, इसलिए आ जाए, पर, परंतु आ जाए, वहां संयुक्त वाक्य होता है। और एक पहचान ये है सबसे बड़ी, कि जो दो वाक्य जुड़े होते हैं ना किसी भी शब्द से या कंजक्शन से, और वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि निर्भर नहीं होते, वो संयुक्त वाक्य होता है। उनका अलग अलग मीनिंग निकलता है अपना अपना खुद का। जैसे कठोर बनो, इसका अपना मीनिंग निकल रहा है, सहृदय रहो, इसका भी अपना अलग मीनिंग निकल रहा है। तो दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान आपको जिस टाइप से याद करना हो उस टाइप से कर लो, या तो वो वर्ड्स याद कर लो, या फिर जो मैंने पहचान बताई है वो कर लो, आपकी इच्छा है। वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है, वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है, बताइए। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या यण संधि है। दीजिए आंसर, इजी है, पहचान आपको पता ही है, बता सकते हो आप। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गुण संधि। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी कभी कहीं पर ए या ओ की मात्रा आ जाए, या फिर ये भी पहचान बताई थी मैंने आपको, छोटी ई की मात्रा के ऊपर री चढ़ा हुआ हो, महर्षि, राजर्षि, इस टाइप से, वहां पर हमेशा गुण संधि ही होती है। ओके, फर्स्ट क्विज से प्रैक्टिस करा रही हूँ, अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट क्विज से लेकर अटेंड कर सकते हो, अगर आपको हिंदी अच्छे से क्लियर करनी है तो क्विज फर्स्ट से लेकर देखिए, डेली की एक क्विज, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी।
संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? अब मैं आपको बता चुकी हूँ, उपसर्ग वो होता है जो पहले लगता है और प्रत्यय वो होता है जो बाद में लगता है। ठीक है, तो संपूर्ण में फिलहाल कौन सा उपसर्ग है बताइए? सम, से, सम, संप। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी आंसर दीजिए, 18 का क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब संपूर्ण बना है दो शब्दों से मिलकर, सम जमा पूर्ण। ओके, सम जमा पूर्ण। ये जो बिंदु आई है ऊपर, ये आधे मैं की नाम की ही आई हुई है, तो सम जमा पूर्ण क्या बना? संपूर्ण। और जो आगे आता है वो उपसर्ग होता है, इसलिए सम इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा उपसर्ग। नेक्स्ट है, मुख्याध्यापक में कौन सा समास है? अब बताइए मुख्याध्यापक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। दीजिए आंसर जल्दी से, ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। अब देखिए मुख्याध्यापक क्या है? मुख्य जमा अध्यापक, यानी कि जो मुख्य अध्यापक है। अध्यापक क्या होता है? सिंपल जो अध्यापक होता है टीचर होता है, लेकिन अध्यापक की यहाँ पर क्या बता रखी है? विशेषता बता रखी है कि जो अध्यापक है ना वो मुख्य है, यानी कि मुख्य अध्यापक है, हेडमास्टर है। तो और कर्मधारय होता क्या है? जिसमें पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, यानी कि किसी विशेष्य की विशेषता बता रखी हो, वहां पर उसकी क्वालिटी बता रखी हो कि जैसे वो अध्यापक है तो कौन सा अध्यापक है? तो मुख्य अध्यापक है, तो कौन सा हो गया? कर्मधारय हो गया। ठीक है, कर्मधारय की डेफिनेशन भी याद रखिएगा, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है डेफिनेशन भी। पीछे अभी उसमें एसआई के पेपर में पूछी गई थी डेफिनेशन, एक की हिंदी में ही। निम्न वाक्य में कौन सा कारक है? पिता ने पुत्र के लिए पुस्तकें खरीदी। अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, टाइम अप हो गया है। आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? संप्रदान। संप्रदान कारक है इसमें। अब देखिए इसमें संप्रदान कारक है क्यों? रीजन क्या है संप्रदान कारक का? पिता ने पुत्र के लिए पुस्तकें खरीदी, के लिए आ रहा है। अब देखिए कारक की विभक्तियां, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आ गया ना, संप्रदान में के लिए, तो संप्रदान में के लिए आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये के लिए है। संप्रदान कारक में हमेशा यही होता है, किसी के लिए कोई चीज़ खरीदना या किसी को कोई चीज़ देना हो ना, तो वहाँ संप्रदान कारक ही मिलता है। देने की बात आ जाए तब भी संप्रदान कारक ही मिलता है ज़्यादातर, तो संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए है। इसका आंसर आपको मुझे लाइव चैट में नहीं देना है, नीचे कमेंट्स में दे के जाना है। ओके, जब वीडियो पूरी हो जाए तब नीचे कमेंट्स में दे के जाना है। ईडीएम बताना है आपको बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, जो वोकैब मैं आपको कराती हूँ क्विज में उसी में से पूछती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और मैं भी चेक कर पाऊंगी कितनों को याद है वो। तो बताइए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का आइडियम क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। रेयरली, डिसइंटरेस्टेडली, रेगुलरली या रेगुलरली दीजिए। कमेंट बॉक्स में नीचे सभी कॉन्सेप्ट देके जाना है इसका। और हाँ चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए और स्कोर टाइप करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। और हाँ, जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखते हैं ना ऑफलाइन, वो भी अपना स्कोर टाइप ज़रूर करके जाया कीजिए। मैं स्कोर चेक करती हूँ और आंसर भी दे के जाया कीजिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। डेली सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ओके, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, वरना आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और डेली रात को 10 बजे लाइव टेस्ट होता है। आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे आ सकते हैं और लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ। ओके, तो न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जिसको हरियाणा के लिए एनिमल हस्बेंड्री करनी है ना, मैंने एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस डाल रखे हैं और जो पशु है ना उनकी नस्लों की वीडियो डाल रखी है ट्रिक बनाकर। बहुत अच्छी ट्रिक है वो, आपको नस्लें सारी याद हो जाएंगी। तो एनिमल हस्बेंड्री की सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनको देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में हो सके तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा विद बेल आइकन।
और हाँ, हरियाणा की भी, इंडिया की भी और एनिमल हस्बेंड्री के भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और हरियाणा के साथ ही करंट अफेयर्स भी मई महीने के मैंने पूरे के पूरे करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसने हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं उनको भी देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।